इससे पहले के लेक्चर में हमने शेर शाह सूरी के बारे में जाना था और इसके बाद ये जाना था कि हुमायूं ईरान में उसका प्रवास कैसा रहा और फिर किस तरीके से हुमायूं भारत वापस आया और 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। आज हम शुरू करेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। अकबर, इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, तो जन्म हुआ इसका 15 अक्टूबर 1542 को। जन्म हुआ इसका 15 अक्टूबर 1542 में राणा बीर साल के महल में। जब हुमायूं भाग रहा था तो अपने हरम को इसने रुका रखा था। राणा बीर साल ये सिंध में अमरकोट के राजा थे, तो राणा बीर साल के महल में इसका जन्म हुआ। राणा ये बीर साल, ठीक। माँ का नाम इसके हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो माँ का नाम हमीदा बानो बेगम, जो कि एक हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे अली अकबर जामी, तो इन्हीं की पुत्री थी। तो माँ हैं हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम जो है ये पुत्री थी अली अकबर जामी की। अली अकबर जामी, अली अकबर जामी जो हैं ये सिया मुस्लिम थे और ये जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे। हिंदाल नाराज भी हुआ था इनसे जब हुमायूं ने विवाह किया था। अकबर का जन्म हुआ राणा बीर साल के महल में। अब ये समाचार हुमायूं को दिया था तर्दी बेग ने। बाद में हम देखेंगे कि जब हुमायूं 1545 में हुमायूं ने काबुल कंधार पर कब्जा कर लिया। ऐसे तो जब हुमायूं भाग रहा था तो हुमायूं जब काबुल पहुंचा तो कामरान ने इसको गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया, तो ये तो भाग गया ईरान, लेकिन अकबर छूट गया था वहीं। अकबर को इसकी दो धाय माँ थी, इन्हीं के संरक्षण में छोड़ के हुमायूं चला गया था ईरान, महामंगा और जीजीएंगा। बाद में अकबर का पालन पोषण सुल्ताना बेगम ने भी किया, जो अस्करी की पत्नी थी। इसके अलावा बाबर की एक बहन थी खानजादा बेगम, तो उन्होंने भी अकबर का पालन पोषण किया। 1545 में जब हुमायूं ने कब्जा कर लिया काबुल कंधार पे, तब अकबर से मुलाकात हुई हुमायूं की। बाद में अकबर की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया हुमायूं ने, और पहले जो गुरु नियुक्त हुए अकबर के वो थे अब्दुल लतीफ़। तो ये पहले गुरु हैं अकबर के। इसके अलावा दो और गुरु थे इसके। एक तो थे मुल्ला पीर मोहम्मद और बैरम खां। तो इस तरीके से ये सारे अकबर के गुरु थे और इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया अकबर को पढ़ाने लिखाने का, लेकिन अकबर को अक्षर बोध भी नहीं करा पाए। एकदम निचाट अनपढ़ आदमी है ये, न लिख पा रहा है न पढ़ पा रहा है, तो इसको अक्षर बोध नहीं करा पाए ये इसके सारे गुरु मिलके। अकबर को कबूतरबाजी का शौक था, शमशीरबाजी का शौक था। शमशीरबाजी मतलब तलवारबाजी। नाय बनाता था, पानी में चला रहा है नाय। तो इस तरीके से अकबर जो है इसको कहा भी जाता है कि ये प्रकृति का शिशु था और इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का प्रभाव नहीं था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये कट्टर नहीं था, जो प्रकृति से सीखा था इसने, जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था वही प्राप्त किया था। अब
अकबर का पहला जो विवाह किया गया वो 9 साल की उम्र में ही कर दिया गया रुकैया बेगम से। रुकैया बेगम, ठीक है, रुकैया बेगम से विवाह कर दिया गया, ठीक है। तो रुकैया बेगम से विवाह किया गया पहला इसका, तब 9 साल उम्र थी इसकी। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई 1856 में शेर मंडल से गिर के, उस समय अकबर था पंजाब में, पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में था ये, गुरदासपुर ज़िले में। तो गुरदासपुर ज़िले में कालानौर नामक स्थान पर, कालानौर नामक स्थान पर अकबर था। तो यहीं पे बैरम खां ने एक ईंटों का सिंहासन बनाया और अकबर का राज्याभिषेक किया। अब अकबर का जिस समय राज्याभिषेक हुआ उस समय मुश्किल से ये 13 साल 4 महीने का था। तो एकदम शिशु बालक है, मतलब शिशु बालक कह रहे हैं, अभी नाबालिग है ये। अब अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां ने यहाँ किया। और इधर जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु का समाचार छिपा के रखा गया। और एक हुमायूं जैसे ही दिखते थे एक व्यक्ति, मुल्ला बेकसी। तो मुल्ला बेकसी जो थे, मुल्ला बेकसी को नकली हुमायूं बना के और इनको ये कह दिया गया था कि ये जनता को झरोखा दर्शन दे दिया करें ताकि किसी को पता न चले कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, क्योंकि गद्दी खाली थी और अकबर को जल्दी से कहा गया कि जल्दी से पहुँचे ये। तो तब तक इसकी मृत्यु का समाचार छिपाया गया। लेकिन जो चुनार और जौनपुर की तरफ था शेर शाह का रिश्तेदार आदिल शाह सूर, तो आदिल शाह सूर को इसकी जानकारी हो गई, राज खुल गया। और आदिल शाह सूर ने अपने सेनापति हेमू को भेज दिया दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के लिए। अब हेमू जो है ये आदिल शाह सूर का सेनापति था, नाम था इसका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र, और ये रेवाड़ी का बनिया था, मतलब ये हरियाणा का था, रेवाड़ी का था, ये बनिया था, ठीक है। और ये नमक बेचा करता था। लेकिन आदिल शाह सूर के समय ये बड़ा सेनापति बन गया। अब आदिल शाह सूर ने इसको भेजा दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के लिए। तेजी से हेमू आगरा की तरफ बढ़ा और पहले तो आगरा पर कब्जा कर लिया इसने। आगरा पर कब्जा करने के बाद ये दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली का जो रक्षक था तर्दी बेग, तो ये दिल्ली का रक्षक था तर्दी बेग। तो तर्दी बेग भाग खड़ा हुआ और इस तरीके से दिल्ली आगरा पर हेमू का कब्जा हो गया। अब हेमू को ये लगता था कि भाई उसका जो शासक है, जो राजा है आदिल शाह सूर, ये तो कमज़ोर था, गायब टाइप का व्यक्ति है। तो हेमू को ये लगा कि भाई अपनी मेहनत के भरोसे हमने दिल्ली आगरा पर कब्जा किया है, इसलिए हेमू ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, दरबार लगाने लगा। और हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर ली। तो इस तरीके से अब हेमू शासक बन गया। इधर तर्दी बेग जो है, तर्दी बेग भाग के पहुंचा पंजाब अकबर के पास। और यहाँ पहुंचने के बाद इसने सेना के सामने ही, सैन्य अधिकारियों के सामने ही ये हेमू की तारीफ करने लगा। और इसने बैरम खां को ये सलाह दी कि हम लोग भाग चलें काबुल कंधार की तरफ, जब शक्तिशाली हो जाएंगे तब फिर युद्ध करेंगे। तो बैरम खां ने सबसे पहले तो तर्दी बेग की ही गर्दन काटी, क्योंकि तर्दी बेग शत्रु की तारीफ कर रहा था और सेना को हेल्पलेस कर रहा था। तो तर्दी बेग की गर्दन काट दी बैरम खां ने। और इसके बाद बैरम खां ने ये निर्णय लिया कि हम आगे बढ़ेंगे, युद्ध करेंगे। और बैरम खां ने अकबर को ये कह भी दिया था
कि आप पीछे रहिए। सेना के पीछे इसको रखा गया था अकबर को, और ये कहा गया था कि अगर मुगल सेनाएं हारने लगें तो आप सुरक्षित निकल जाइएगा काबुल कंधार। और इस तरीके से बैरम खां बहुत तेज़ी से बढ़ा पानीपत के मैदान में, और इसके बाद हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। बैरम खां और हेमू के बीच, या शासक पूछे तो हेमू और अकबर के बीच 1556 में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें बैरम खां बहुत तेजी से पहुंच गया पानीपत के मैदान में। इधर हेमू नया शासक बना था, तो लापरवाह हो गया था, नाच देख रहा है। इसने अपनी एक सेना को पहले ही भेज दिया, तोपखाना पहले ही भेज दिया पानीपत के मैदान में। और बैरम खां इतना तेज पहुंचा पानीपत के मैदान में कि हेमू के तोपखाने पर इसने पहले ही कब्जा कर लिया। इसके बाद हेमू बहुत बड़ी सेना लेकर निकला और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ, और एक समय बैरम खां को ये लगा कि वो हार जाएगा। मुगल सेनाएं हारने लगी थी, लेकिन मुगल जो तीरंदाज थे वो हेमू को ही लक्ष्य करके तीर चला रहे थे, और एक तीर जो है हेमू की आंख में लग गया एक सैनिक का, और हेमू हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर गया। और इसके बाद सेना भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और इसको जंजीरों में जकड़ के अकबर के सामने लाया गया। और बैरम खां ने इसको कहा भी कि अकबर को कि इसकी गर्दन काट के आप गाजी की उपाधि लीजिए, लेकिन अकबर ने ये कहा कि ये तो पहले से ही मरा हुआ है, इसको कैसे मारे हम। हालांकि बात ये थी कि अकबर अभी 13.5 साल का लड़का है, तो किसी की गर्दन काटना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अकबर ने मना कर दिया। इसके बाद बैरम खां ने हेमू की गर्दन काट दी, और इस तरीके से 1556 में 13.5 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा। 1556 से 1605 अब अकबर गद्दी पर बैठ गया। लेकिन अकबर जब गद्दी पर बैठा तो अभी नाबालिग है, तो इसका संरक्षक बना बैरम खां। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि 1556 से 1560 तक ये जो है ये बैरम खां का काल है। बैरम खां का काल, ठीक है। इस काल में, इस 4 सालों में बैरम खां ही ज़्यादा ताकतवर रहा। अकबर को गद्दी पर बिठाया गया और बैरम खां अकबर का संरक्षक बना। संरक्षक या अतालिक बना। अतालिक, तो अतालिक का मतलब होता है संरक्षक। और अकबर ने इसको साम्राज्य का वकील भी बना दिया, तो ये वकील भी है। तो सारी शक्तियां इस काल में बैरम खां के हाथ में थी। बैरम खां को अकबर ने ये भी अनुमति दे दी कि उसकी, अकबर की जो बुआ थी, इनकी लड़की थी सलीमा बेगम, तो सलीमा बेगम से बैरम खां का विवाह भी करवा दिया गया। तो बैरम खां से सलीमा बेगम का, बैरम खां से विवाह, तो सलीमा बेगम से विवाह करा दिया गया बैरम खां का। ये कृतज्ञता जाहिर करने के लिए अकबर ने इस तरीके से किया। बैरम खां को हुमायूं भी बहुत मानता था, और बैरम खां को खान बाबा की जो उपाधि दी थी वो हुमायूं ने दी थी। तो इसको खान बाबा की उपाधि दी थी बैरम खां को हुमायूं ने। अब
अकबर के समय ये जो 4 सालों का काल है, इसमें बैरम खां इतना ताकतवर हो गया कि बैरम खां ही शाही परिवार का खर्च जारी करता था। बैरम खां धीरे धीरे चाटुकारों से घिर गया और ये अपने वफादारों को ही बड़े पदों पर नियुक्त करता था और कई लोगों की थोड़ी सी शंका होने पर हत्या कर देता था। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा ये उच्छृंखल हो गया कि ये कहानी मिलती है कि एक बार बैरम खां का हाथी और अकबर का हाथी दोनों एक जगह बंधे हुए थे। अकबर के हाथी ने बैरम खां के हाथी पर अटैक कर दिया, लड़ गए दोनों। बैरम खां ने अकबर का जो महावत था उस हाथी का, उसको फांसी पे लटका दिया। तो इस तरीके से अब बैरम खां की जो हरकतें हैं वो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। अकबर के लिए भी, अकबर को भी लगता था कि ये उच्छृंखल हो गए हैं या इनमें अब विद्रोह की भावना पनप रही है। दूसरा, जो हरम की महिलाएं थी उन्होंने बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र किया, क्योंकि जो हरम में महिलाएं हैं, चाहे हमीदा बानो बेगम हैं, महामंगा हैं, जीजी यंगा हैं, ये लोग बैरम खां से चिढ़ते थे। और बैरम खां के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उसमें हरम की महिलाएं जो शामिल हैं उसमें हैं एक तो महामंगा, जीजी यंगा, हमीदा बानो। तो ये सब महिलाएं शामिल थी बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र में। लेकिन सबसे प्रमुख भूमिका जो निभाई इस षड्यंत्र में वो थी महामंगा। इन लोगों ने अकबर के कान भरे और ये कहा कि आप अपने हाथ में शासन की बागडोर लीजिए। अब 1560 तक अकबर जवान भी हो चुका था। तो अकबर ने फिर वो दिल्ली से निकलकर आगरा आया और यहाँ इसने दरबार लगाया अकबर ने। और अकबर ने ये कहा बैरम खां को कि आप सारी शक्तियाँ हमको सौंप दीजिए, क्योंकि अब हम जवान हो चुके हैं। बैरम खां जो है, इसके मन में भी कोई इस तरीके की भावना नहीं थी कि वो राज्य हड़पना चाहता था, क्योंकि अगर बैरम खां को इस तरीके की कोई इच्छा होती तो 1556 में ही राज्य हड़प लेता। और दूसरी चीज़ कि जो 1556 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें विजय का श्रेय बैरम खां को ही जाता है। एक तरीके से अकबर को गद्दी पर बिठाने का पूरा श्रेय बैरम खां को है। बैरम खां बस इसलिए इस तरीके से सख्त व्यवहार करता था क्योंकि अकबर अभी नाबालिग था और साम्राज्य में थोड़ी सी भी विद्रोही गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, भाई कब राजा की हत्या हो जाए। तो इसके मन में इसीलिए कुछ था नहीं इस तरीके का। और बैरम खां हाजिर हुआ और बैरम खां ने सारी शक्तियां अकबर को सौंप दी और इसने कहा भी कि जैसा बादशाह को उचित लगे। लेकिन जब बैरम खां वापस जा रहा था तो मुल्ला पीर मोहम्मद बैरम खां का पीछा करने लगा कि कहीं विद्रोह न कर दे, और इससे बैरम खां नाराज हो गया और बैरम खां ने 1560 में विद्रोह कर दिया। अब बैरम खां ने विद्रोह कर दिया तो इसके विद्रोह को दबा दिया गया और इसको जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने लाया गया। अकबर से बैरम खां ने माफ़ी मांग ली और अकबर ने भी बैरम खां को माफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत सेवाएं दी थी मुग़लों को बैरम खां ने। बैरम खां के सामने अकबर ने 3 शर्तें रखी और 3 विकल्प रखे। एक तो अकबर ने ये कहा कि दरबार में आप हमारे सलाहकार बन के रहिए। तो दरबार में सलाहकार बन के रहिए। दूसरा था कि कालपी, यह भी विकल्प था कि या तो कालपी के जागीरदार बन के रहिए, जागीर ले लीजिए। और तीसरा विकल्प इसको था कि या तो आप मक्का मदीना भी जा सकते हैं, तो मक्का मदीना जा सकते हैं। अब बैरम खां को इतनी ग्लानि हुई थी, बैरम खां की बड़ी बेइज्जती हो चुकी थी। दूसरी चीज़ कि बैरम खां अतालिक के पद पे था, वकील के पद पे था। तो अब ये विकल्प स्वीकार करता तो एक तरीके से डिमोशन हो जाता।
इसलिए बैरम खान ने इच्छा जाहिर की कि हम मक्का मदीना जाना चाहते हैं, तो ये विकल्प चुना। अब बैरम खान की व्यवस्था कर दी गई मक्का मदीना जाने के लिए। अब बैरम खान अपनी पत्नी सलीमा बेगम और इनका एक लड़का भी था सलीमा बेगम से, अब्दुल रहीम, तो सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम के साथ बैरम खान मक्का मदीना की यात्रा के लिए निकला। अब मक्का मदीना गुजरात होके फिर यहाँ से जाना था। जब ये गुजरात में 1561 में ये गुजरात के पाटन पहुंचा, पाटन, तो गुजरात के पाटन में ही एक मुबारक खान नाम के व्यक्ति ने मुबारक खान नाम के व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। और बैरम खान की हत्या इसलिए की थी कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसके पिता की हत्या की थी बैरम खान ने। तो बैरम खान की 1561 में हत्या हो गई। सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम को लाया गया जो है दरबार में। अकबर ने सलीमा बेगम से बाद में विवाह कर लिया और अब्दुल रहीम को अपने पुत्र की तरह पाला। और बाद में ये बड़े विद्वान हुए थे हिंदी के, और इनको खान खाना की उपाधि दी गई, तो अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस तरीके से 1556 से 1560 तक बैरम खां का काल रहा। अब बैरम खां के चंगुल से निकल गया अकबर। बैरम खां के चंगुल से निकलने के बाद अकबर हरम की महिलाओं के चंगुल में फंस गया। और 1560 से 1562 ईस्वी का जो काल है, इसको पेटीकोट सरकार कहते हैं। पेटीकोट सरकार। इस काल में हरम की महिलाओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया और बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया महामंगा का। महामंगा इस काल में वजीर भी बनी, मुगल काल में पहली महिला वजीर हैं। तो महामंगा जो है, महामंगा ये वजीर बनी। अब महामंगा बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थी, बहुत योग्य महिला थी। तो महामंगा वजीर बन गई। अब महामंगा जब वजीर बनी तो इनका जो लड़का था महामंगा का, अधम खां, तो इनका पुत्र था अधम खां। अधम खां जो है, इसका पालन पोषण अकबर के साथ ही हुआ था। तो ये अकबर का भाई मानता था अपने आप को, और अकबर भी बहुत मानता था अधम को। लेकिन अधम खां था बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति और इसने कई बार गलतियां की, लेकिन अकबर इसको सजा नहीं दे पाता था, क्योंकि जैसे सजा देने जाता था महामंगा आ जाती थी, माफ करवा देती थी। अब अधम खां की गलतियां बढ़ती गई, बढ़ावा मिलता गया इसको। 1561 में अकबर ने मालवा अभियान किया। और 1561 में जब मालवा का अभियान किया अकबर ने, मालवा अभियान, तो अधम खां को भेजा। तो मालवा पर आक्रमण करने के लिए एक तो अधम खां को भेजा और दूसरे मुल्ला पीर मोहम्मद को भेजा। मुल्ला पीर मोहम्मद, तो मुल्ला पीर मोहम्मद को भेजा, ये दोनों गए। अब यहाँ का जो शासक था वो थे बाज बहादुर। तो बाज बहादुर तो भाग गया, लेकिन बाज बहादुर, अब मालवा का शासक बाज बहादुर है, और बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती। रूपमती जो है, ये चंगुल में फंस गई अधम खां के। अब अधम खां ने एक तो मालवा का सारी संपत्ति रख ली, अकबर को कुछ नहीं भिजवाया।
जो बाज बहादुर की पत्नियां थी उनको भी रख लिया। रूपमती से भी इसने बदतमीजी की और रूपमती ने आपने हत्या कर ली। मालवा में बहुत अत्याचार मचाया आदम खां ने। जब अकबर को इसकी सूचना मिली तो अकबर पहुंचा दंड देने के लिए मालवा आदम खां को। लेकिन जब अकबर पहुंचा तो पीछे पीछे महामंगा भी पहुंच गई और महामंगा ने माफ़ करवा दिया जो है आदम खां को। लेकिन 1562 में एक घटना घटी। 1562 में हुआ ये कि महामंगा की जगह अकबर ने साम्राज्य का वजीर बना दिया था जीजी अंगा के पति। जीजी अंगा जो अकबर की दूसरी धाय माँ थी, जीजी अंगा, इन्हीं के पति थे अटका खां। ये शमसुद्दीन अटका खां, शमसुद्दीन अटका खां, ये इनके पति थे। इनको वजीर बना दिया अकबर ने। अब इनसे बड़ा चिढ़ा हुआ था आदम खां। तो आदम खां और ये आदम खां ने जो भ्रष्टाचार किए थे उसकी भी जांच कर रहे थे ये अटका खां। आदम खां दारू पी के, आदम खां नंगी तलवार लेके और वजीर के कक्ष की तरफ बढ़ गया। और जो शमसुद्दीन अटका खां थे, इनका कक्ष अकबर के कक्ष के बगल में ही था और ये रात में काम कर रहे थे कुछ। और तभी आदम खां पहुंचा और आदम खां ने इनको तलवार भोंक दी, हत्या कर दी इनकी। इसके बाद आदम खां तलवार लेके अकबर के कक्ष की तरफ बढ़ गया। अकबर ने जैसे ही शोरगुल सुना तो अकबर तो पीछे की खिड़की से कूद के भाग आया आगे, और आगे सैनिकों ने दबोच लिया, अंगरक्षकों ने आदम खां को। इसके बाद अकबर ने आदम खां के हाथ बंधवा के पीछे और इसको किले की दीवार से फेंकवा दिया नीचे। तो पहली बार तो पटकवाया तो ये जिंदा था, फिर दूसरी बार पटकवाया, फिर तीसरी बार जब फेंका गया तब इसकी मृत्यु हुई। तो 1562 में आदम खां की मृत्यु हो गई। और जैसे ही आदम खां की मृत्यु का समाचार सुना महामंगा ने, तो महामंगा का ये इकलौता लड़का था। महामंगा ने ये कहा कि जैसा बादशाह ने उचित समझा। लेकिन महामंगा ने इसके बाद चारपाई पकड़ ली और महामंगा की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से अकबर हरम की महिलाओं के चंगुल से बाहर आ गया। तो इस तरीके से अकबर हरम की महिलाओं के चंगुल से बाहर हो गया। अब जो अकबर का अगला पार्ट है, इसमें हम अकबर की विजयों के बारे में चर्चा करेंगे।